Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 3rd of February 2021। 3 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज आपके लिए मैंने बोला कि एक मेंस का क्वेश्चन आपको दे देता हूं। जैसे सिंस अभी बजट आया हुआ है तो आपको मुझे बताना है कि व्हाट आर द सीरियस शॉर्टकमिंग्स इन द बजट एंड व्हाट आर द ग्रीनर पॉइंट्स। लिख लीजिए इसको, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स इन दिस ईयर्स बजट एंड व्हाट आर द ग्रीन पॉइंट्स। मतलब कि आपको बताना है कि अच्छे पॉइंट्स क्या हैं एंड आपको जो लगता है कि शॉर्टकमिंग्स हैं या जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पाई है वो कौन से पॉइंट्स हैं, तो आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूपीएससी क्या है, बजट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, मेंस में पूछता है। तो आपको अगर पता होगा तो दैट विल बी अ एडेड एडवांटेज। तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आप उसके बारे में कुछ पॉइंट्स देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली जो न्यूज है वो एक फैक्चुअल न्यूज है पट्टचित्र के बारे में। व्हाट इज दिस पट्टचित्र? तो पट्टचित्र या पाटचित्र जो होता है, इट्स अ टर्म यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग। याद रखिएगा, ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग। अब ये स्क्रोल पेंटिंग होती कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाला रीजन। देयर आर टू इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ पट्टचित्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, एंड दिस आर्ट फॉर्म इज नोन फॉर द इंट्रिकेट डिटेल्स एंड द माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स एंड फोक टेल्स इंस्क्राइब्ड इन इट। तो इसमें क्या क्या दिखाया जाता है? माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स, फोक टेल्स या इंट्रिकेट डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको पट्टचित्र के अंतर्गत दिखाई जाएगी। ओरिजिनली जब ये क्रिएट हुआ था इट वाज एन आर्ट फॉर्म इन उड़ीसा रीजन, उड़ीसा में मेजरली था ये। एंड दीज आर्ट फॉर्म्स आर कंपोनेंट ऑफ एंशिएंट बंगाली नैरेटिव आर्ट। तो एक्चुअली में ये जो आया ये बंगाली नैरेटिव आर्ट से आया था, ठीक है ना। पट्ट का मतलब होता है क्लॉथ एंड चित्र मीन्स होता है पिक्चर, तो है ना, पिक्चर इन अ क्लॉथ बोल सकते हो आप। ट्रेडिशनल क्लॉथ पेंटिंग है, स्क्रोल पेंटिंग है बेसिकली, तो आप बोल सकते हो पट्ट का मतलब होता है क्लॉथ एंड चित्र का मतलब होता है पिक्चर। दूसरी जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द मित्र स्कीम। अब कल मैंने आपको बजट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई थी, आपने देखी होगी कि बजट में मैंने अलग अलग एनआरएफ के बारे में बताया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बताया और बहुत सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। आज मैं आपको एक स्कीम के बारे में बताऊंगा, मित्र स्कीम। मित्र स्कीम क्या है? बेसिकली मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स स्कीम। याद रखिएगा, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स स्कीम, ये एक स्कीम याद रखिएगा यूनियन बजट में प्रपोज की गई है। And this scheme will enable the textile industry to become globally competitive। ये स्कीम क्या करेगी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद करेगी। एंड इट विल हेल्प द इंडस्ट्रीज टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिसाइड बूस्टिंग द एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के अलावा ये इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करने की कोशिश करेगी मित्र स्कीम के थ्रू, ठीक है ना। टेक्सटाइल से रिलेटेड स्कीम है, याद रखिएगा। पहली चीज को मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम है और इसके एडवांटेज क्या क्या होंगे? इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इसमें आपका एक्सपोर्ट बूस्ट होगा एंड द स्कीम विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करेगी प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ, एंड दिस इन टर्न विल क्रिएट ग्लोबल चैंपियंस इन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए स्कीम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है, वो भी आपका एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए है। इनफैक्ट इस बार के बजट में और इस बार के इकोनॉमिक सर्वे दोनों ने ही एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है कि एक्सपोर्ट आपको बढ़ाना है। मित्र स्कीम विल बी लॉन्च इन एडिशन टू द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जैसे कि मैंने बताया कि पीएलआई स्कीम के एडिशनली आपको मित्र स्कीम भी लॉन्च की जा रही है। अब एक अगली चीज है नेपच्यून डिक्लेरेशन। व्हाट इज दिस नेपच्यून डिक्लेरेशन? तो याद रखेगा ये प्लैनेट से रिलेटेड नहीं है। नेपच्यून डिक्लेरेशन ऑन सी फेयरर वेलबींग एंड क्रू चेंज, इससे रिलेटेड है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिसेंटली मैरीटाइम बॉडी MUI अर्ज द गवर्नमेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ नेपच्यून डिक्लेरेशन। तो एक मैरीटाइम की बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे, MUI जिसको बोलते हैं, उसने कहा है कि नेपच्यून डिक्लेरेशन ऑन सी फेयरर वेलबींग एंड क्रू चेंज को आप देखिए और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 बनाइए। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 बनाइए, ठीक है ना। याद रखिएगा मैरीटाइम विजन 2030 बनाने की बात की जा रही है। तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 क्या होगा? इट विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये जो मिनिस्ट्री है वो आपकी मैरीटाइम विजन बनाएगी, ऑब्वियस से बात है ना। इसके लिए कहा क्या जा रहा है कि आप किसको ध्यान में रखिए? नेपच्यून डिक्लेरेशन ऑन सी फेयरर वेलबींग। तो नेपच्यून डिक्लेरेशन ऑन सी फेयरर वेलबींग याद रखिएगा,
ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड आपसे पूछा भी जा सकता है कि दिस नेपच्यून डिक्लेरेशन है साइंड बाय मोर देन 450 ऑर्गेनाइजेशंस। याद रखिएगा 450 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको साइन किया हुआ है। द डिक्लेरेशन highlights the main actions that are required to be taken in order to resolve the crew change crisis। तो crew change crisis को सही करने के लिए बेसिकली है MUI। जैसे एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। MUI क्या है? MUI भी मैंने आपको बोल दिया था कि इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल नहीं है, ये आपका मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है ना, एक चीज़ मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, है ना। MUI इज बेसिकली मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया, और मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया बेसिकली मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स का एक तरीके से ग्रुप है। ठीक है ना, मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स का ग्रुप है। और इंटरनेशनली जो बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब क्रू चेंज क्यों? क्योंकि अभी आपको पता कि चाइना में हमारे 2 शिप्स में फंस गए थे, है ना, और उनको चेंज करना था। क्रू चेंज करने के लिए हमने रिक्वेस्ट भी की थी चाइना से। तो वही वाली बात है कि क्रू चेंज के लिए बेसिकली ये कहना चाहिए कि आपका ये नेपच्यून डिक्लेरेशन है उससे रिलेटेड। तो आपको ये नेपच्यून डिक्लेरेशन याद रहेगा, आई होप। इसके अंदर 4 पॉइंट्स है बेसिकली। देखो, टू रिकॉग्नाइज द सी फेयरर्स एज द की वर्कर्स एंड प्रोवाइड देम priority access to COVID-19 vaccines, then to establish and implement the gold standard health protocols which are based on the existing best practices। तीसरा है to increase the collaboration between the ship operators and charterers so as to facilitate the crew change and to ensure air connectivity between the key maritime hubs for seafarers। तो ये आपको याद रखना है बेसिकली। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नेपच्यून डिक्लेरेशन के अंतर्गत हैं, और नेपच्यून डिक्लेरेशन इज ऑन द सीफेयरर्स वेलबींग एंड क्रू चेंज। बस इतना अगर आपको याद रख लेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है ना। अगला है अमेजॉन विंस रिलीफ एज हाई कोर्ट स्टेज द फ्यूचर रिलायंस डील। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर इन्फोर्सेबल इन इंडिया। सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर जो है उसने बेसिकली इंडिया में उसने कहा कि ये चीज़ वैलिड रहेगी। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ गिवन इंटरिम रिलीफ टू द अमेजॉन। ठीक है ना, इंटरिम रिलीफ किसको दिया है? अमेजॉन को दिया है। क्यों दिया है? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 2019 में हुआ क्या था। अमेजॉन एक्वायर्ड स्टेक इन फ्यूचर ग्रुप। अमेजॉन ने क्या किया? एक्वायर कर लिया स्टेक इन फ्यूचर कूपन्स इन अ डील दैट द ई कॉमर्स फर्म सेज इंक्लूडेड अ फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल इन एनी स्टेक सेल इन फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल में अगर कोई स्टेक सेल होगी तो फर्स्ट जो राइट ऑफ रिफ्यूजल होगा वो अमेजॉन का होगा, ई कॉमर्स का होगा। इसके बाद फ्यूचर ग्रुप ने क्या किया? उसने बोला कि वो अपने रिटेल बिजनेस को, होलसेल बिजनेस को रिलायंस रिटेल आर्म को बेच देगा। ठीक है ना, तो इसके बाद फिर अमेजॉन ने उसमें लीगल रिकोर्स लिया कि सिंस हमारे पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है तो ऐसा कैसे आप हमारी परमिशन के बिना, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोलने लगे। फिर इसके बाद सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने क्या बोला कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है उसने कहा कि फ्यूचर रिलायंस की जो डील है वो आपको स्टे लगाना होगा। ठीक है ना, तो ये एक जो चीज़ थी। तो फ्यूचर ग्रुप मूव्स द कोर्ट टू प्रिवेंट अमेजॉन फ्रॉम ब्लॉकिंग द डील। तो फ्यूचर ग्रुप फिर मूव कर गया, उसने कहा कि भाई अमेजॉन हमारी डील को ब्लॉक कर रहा है, आप बताओ क्या करना है। तो इसके बाद फिर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि नहीं, सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर का ऑर्डर इन्फोर्सेबल है, उसने जो कहा है वो सही है, एंड इस पे स्टे लगा दिया गया है। तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो हम आएंगे एडिटोरियल में जो आएगा। अब ये जो दोनों एडिटोरियल आपको दिख रहे हैं, अ नॉर्मल बजट फॉर अब नॉर्मल टाइम्स, और दूसरा जो है इट्स अ गुड बाय टू फिस्कल ऑर्थोडॉक्सी। ये दोनों बजट जो है, ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं ये बजट से रिलेटेड है। ठीक है ना, बजट से रिलेटेड है। एंड पहला आर्टिकल जो बोल रहा है कि इस बार का जो बजट है वो फिस्कल ऑर्थोडॉक्सी को गुड बाय बोल रहा है। यानी कि फिस्कल ऑर्थोडॉक्सी क्या रहती थी कि एक जनरल पैटर्न फिक्स था कि इतना आपको स्पेंडिंग करना है और आपके स्पेंडिंग का मेन एम क्या है। तो ऑथर ने कहा कि जो मेन एम है वो आज तक वॉशिंगटन कंसेंसस का जो मेन पॉइंट था, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो रहता था। आज तक के हर बजट का जो मेन एम रहता था वो वॉशिंगटन कंसेंसस का मेन एम था, जो कि था मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है ना, कि वॉशिंगटन कंसेंसस का जो मेन पॉइंट था वो क्या था,
मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बना करके रखना है, फिस्कल डेफिसिट और ये सब बैलेंस करके रखना है, बहुत ज़्यादा डेफिसिट नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो एफआरबीएम और ये सारी चीज़ें हमने लेकर के आए थे। लेकिन इस बार का जो बजट है वो ऑलरेडी आपको स्पेस दे रहा है कि ठीक है, आप अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को धीरे धीरे पा लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेंडिंग ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है, चाहे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अगर आपने देखा हो तो ये थोड़ा चेंज आया है इस बार। जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता था और हर बार के बजट का मेन एम रहता था कि नहीं, एफडी टारगेट्स को तो हमको फिक्स करके ही रखना है और उसको हमको क्रॉस नहीं करना है, तो वो चीज़ थोड़ा चेंज हुई है। द फिस्कल स्टैंस हैव चेंज्ड। अगर आप देखो तो फिस्कल स्टैंस जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ें जो फिजिकल ऑर्थोडॉक्सी के अंतर्गत आती हैं वो भी आई हैं। ऐसा नहीं कि वो चीज़ चली गई। जैसे कुछ चीज़ें जैसे कि प्राइवेटाइजेशन करना या ज़्यादा रोल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देना, तो वो इस बार के बजट में भी देखने को मिल गया है ना। कहीं ना कहीं वो भी चीज़ है कि प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा पुश है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और बैंक, इसके अलावा फिर बीपीसीएल का हो गया प्राइवेटाइजेशन। ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई हैं गवर्नमेंट ने बजट में, तो प्राइवेटाइजेशन को पुश दे रहे हैं। प्लस वो एफडीआई एफआईआई इन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। इवन आईएमएफ ने ये भी कहा है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का भी इस बार का ये कहना है, जो कि वॉशिंगटन कंसेंसस के फ्लैग बियरर्स थे, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई अर्जेंट डिपार्चर चाहिए फ्रॉम फिस्कल ऑर्थोडॉक्सी इन द वेक ऑफ पैंडेमिक। क्योंकि पैंडेमिक ने कंडीशन ही ऐसी क्रिएट कर दी है कि आपको बिना स्पेंडिंग के आप दोबारा रीगेन कर ही नहीं पाओगे, चाहे वो सेविंग लाइफ्स हो या सेविंग लाइवलीहुड हो। जैसा कि इस बार का इकोनॉमिक सर्वे का थीम था ना, लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड, तो लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड में दोनों बचाने के लिए आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। चाहे आप लाइवलीहुड बचा रहे हो, चाहे आप लाइव बचा रहे हो, यू हैव टू स्पेंड मोर। एंड इसीलिए चाहे वो आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, बोथ हैव सेड दैट कि आपको थोड़ा सा फिस्कल ऑर्थोडॉक्सी को चेंज करना पड़ेगा एंड यू हैव टू स्पेंड अ लॉट। चाहे आपका पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो कितना भी हो जाए, चाहे 100% क्रॉस कर जाए डेट टू जीडीपी रेशियो, लेकिन आपको स्पेंड करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसके बाद कुछ की कंसर्न्स भी हैं जो कि ऑथर ने बताए हैं। पहला तो ये है कि जब ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट आएगा तो देयर विल बी ए राइज इन इन्फ्लेशन एज वेल। देखो क्या बात है, सिंपल सी बात, फिस्कल डेफिसिट की नहीं है, बात इसकी है कि जैसे जैसे आप स्पेंड करते जाएंगे ज़्यादा, तो पब्लिक के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहेगी, इनकम ज़्यादा रहेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपका ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना। ऑथर का ये कहना है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपको क्या होगा कि फिर धीरे धीरे आपको अपना टारगेट भी चेंज करना पड़ेगा। अभी जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का टारगेट है वो कितना है, 4 ± 2%, मतलब कि बेसिक रेट तो 4% लिया गया है और उससे ±2 हो सकता है, मतलब कि 2 से 6% के बीच में। तो आपको ये टारगेट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा आप उस पर मतलब कि पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाएंगे और जितना ज़्यादा आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएंगे, आपका धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने उस चीज़ को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है, तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। दूसरे आर्टिकल को में भी वही चीज़ कंटिन्यू करते हुए ऑथर बोल रहे हैं कि ये जो बजट है ये एबनॉर्मल टाइम का बजट है, लेकिन इसको लिया फिर भी नॉर्मल टाइम जैसे गया है। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि 11% की ग्रोथ, आपकी इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोजेक्ट कर दिया कि जीडीपी की ग्रोथ 11% की रहेगी इन 2021-22, ठीक है ना। अब उसमें इन्होंने ये लिया है कि इन्फ्लेशन जो रहेगा एजम्पशन 4.4% का, नॉमिनल जीडीपी 15.4% की ली है। ये डबल डिजिट की ग्रोथ जो है ये बहुत लो बेस पे होने की बात की जा रही है, सर्वे में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट ले जा रहा है। और ऑथर ने कहा है कि अगर हम इसको 19-20 के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये 2.4% की ग्रोथ दिखेगी, है ना, ओवरऑल, क्योंकि बेस ही इतना कम है, आपका बेस कम है इसलिए ग्रोथ ज़्यादा दिखेगी। तो इसलिए ऑथर ने कहा है कि अगर 19-20 के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो दिस विल हैव अ ग्रोथ इम्पैक्ट ऑफ ओनली 2.4%, ठीक है ना। 11 से 15% आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपका बेस कम हो गया है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था बेस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लो बिहार है, अब बिहार में तो बच्चा 50 नंबर ला रहा है, मान लो अगर 50 नंबर से वो 80 नंबर लाने लगे तो ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लो कोई अच्छा स्टेट है, जैसे मान लो कोई स्टेट जो एजुकेशन में अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल केरला है, वहाँ का बच्चा सपोज 90 ला रहा है, तो 90 से 92 अगर ला रहा है तो ये कितना, बहुत कम % ऑफ इंक्रीज है, 50 से 80 ज़्यादा है। तो जब बेस कम होता है तो इंक्रीज ज्यादा दिखता है और बेस ज्यादा होता है तो इंक्रीज कम दिखता है। वही चीज ऑथर ने बोली है कि जो आपको ग्रोथ दिख रही है इस बार 15% की, 11% की सर्वे जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बेस छोटा है ना। लेकिन अगर 19-20 के हिसाब से आप कंपेयर कर लें तो ये ग्रोथ केवल 2.4% रह जाएगी, मतलब कि प्री कोविड लेवल आपको पहुंचने के लिए कम से कम 2 साल का समय चाहिए। तो ऑथर ने ये चीज समझाई है। दूसरी चीज ऑथर ने कहा है कि एज एक्सपेक्टेड जो प्रेडिक्टेबिलिटी थी कि इस बार हेल्थ को ज्यादा मिलेगा, तो वही
चीज ऑथर ने की, बोला कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला 6 पिलर हैं इस बार के बजट के, और 6 पिलर में पहला पिलर है हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करने की बात उन्होंने की। लेकिन अभी भी दिक्कत ये है कि आपने कुछ चीजें अनाउंस तो कर दी है, बट उसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, ऑथर ने कहा है कि बजट में कुछ चीजें अनाउंस तो कर दी गई, बट उसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है दैट इज स्टिल इन लिम्बो, वो अभी भी लिम्बो में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, आप लिख लीजिए कैसे, कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात आपने की है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, एक फाइनेंशियल आर्म की तरह काम करेगा जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा, ठीक है ना। तो यहां ऑथर ने बोला कि ये फाइनेंसिंग तो केवल एक पार्ट है, फाइनेंसिंग केवल एक पार्ट है, यानी कि केवल एक पार्ट होता है। इसके बाद दो और चीजें बचती हैं, जो कि है एग्जीक्यूशन रिस्क एंड दूसरा है रेगुलेटरी इश्यूज। तो ऑथर ने कहा कि इसके बाद की जो दो चीजें हैं, एग्जीक्यूशन रिस्क्स एंड रेगुलेटरी इश्यूज, उसको आज भी आपने कवर नहीं किया है। वो आज भी क्लियर नहीं कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट आप रन करने वाले हो, उसमें एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, उसमें एग्जीक्यूशन के जो रिस्क हैं उनको कौन कवर करेगा, और किस तरीके से आप उसके रेगुलेटरी बेसिस को कवर करोगे, कैसे, कौन रेगुलेटर है, कौन उसको मॉनिटर कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये अभी भी ओपन एंडेड है एंड कुछ इसमें डिबेट की जरूरत है। अब ऑथर ने यहाँ पे एक और चीज बोला है कि नो मल्टीप्लायर इफेक्ट सून। पहली चीज तो मैं आपको थोड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट समझा दूं। देखो, मल्टीप्लायर इफेक्ट जब हम बोल रहे हैं तो ये फिस्कल मल्टीप्लायर होता है, एक होता है मनी मल्टीप्लायर, एक होता है फिस्कल मल्टीप्लायर। फिस्कल मल्टीप्लायर यहाँ बात चल रही है एक्चुअली में। फिस्कल मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाते हो तो उसके रिस्पॉन्स में आपकी नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो जब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहे हो तो उसके रिस्पॉन्स में आपकी नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, वो चीज आपकी होती है, बेसिकली कहना चाहिए कि मनी आपका फिस्कल मल्टीप्लायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि आपकी स्पेंडिंग से बहुत जल्दी आपको फिस्कल मल्टीप्लायर का इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले तो आपको कुछ रिस्क कवर करने हैं। कैसे? जैसे कि डिले इन कंप्लीशन। पहला रिस्क तो ये कि आपने प्रोजेक्ट तो ले लिए, बट हो सकता है देयर इज अ रिस्क ऑफ डिले इन कंप्लीशन, जिसके कारण कॉस्ट ओवररन्स हो जाएंगे। सेकंड, एज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज लॉन्ग एंड इन्वेंटरी ऑफ फंडिंग नीड्स टू बी रेडी इन द पाइपलाइन। दूसरी चीज की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में, अगर आपने देखा हो तो वो भी कुछ लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट देने वाली चीजें हैं। तो बात ये चल रही है कि ऑथर ने ये कहा है कि इनमें ये दो जो रिस्क हैं, यानी कि एक तो डिले वाला रिस्क और दूसरा ये कि ये लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट हैं, जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है और इनमें फंडिंग बहुत ज़्यादा होती रहेगी, तो बहुत जल्दी आपको फिस्कल मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं दिखेगा, मतलब कि आपको बहुत जल्दी नहीं दिखेगा। वहीं पे ऑथर ने दूसरी चीज़ पॉइंट आउट ये की है कि चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो या चाहे वो आपका बजट हो, इस बार एक थीम जो कॉमन थी वो ये थी कि इसमें वेलफेयरिज्म को ज़्यादा भाव नहीं दिया गया है, वेलफेयरिज्म को भाव नहीं दिया गया है, भाव दिया गया है ग्रोथ को। इन्होंने ये बोला, जो हमेशा से इंडिया की पॉलिसी रही है, मैं आपको बताता हूं बहुत क्लियर टर्म्स में, यहां नहीं लिखा है, इंडिया की पॉलिसी हमेशा से रही है ट्रिकल डाउन अप्रोच। ट्रिकल डाउन अप्रोच जो कि काम नहीं करती, ज़्यादा काम नहीं करती। ट्रिकल डाउन अप्रोच का क्या मतलब है कि अगर एक हायरार्की है, उसमें अगर आप ऊपर वालों को अच्छा करोगे तो नीचे वाले ऑलरेडी वो ट्रिकल डाउन होगा और नीचे तक पहुंचेगा। ये फिलॉसफी चलती है, बट ये फिलॉसफी काम नहीं करती है जब वो ग्राउंड पे आती है। वहीं बजट हो चाहे वह आपका इकोनॉमिक सर्वे, क्लियर कट बोला गया है, देखो लिखा है, द ग्रोथ पुश फॉर द बजट सबस्यूम्स द वेलफेयर इंप्लीकेशंस। मतलब कि बजट में ग्रोथ के लिए इतना ज़्यादा पुश है कि वेलफेयरिज्म कहीं ना कहीं खो गया है ना। और उन्होंने कहा क्या है कि एम्प्लॉयमेंट हो चाहे डिमांड हो, दोनों अपने आप जनरेट होती जाएगी अगर आप ग्रोथ बढ़ाओगे तो। ग्रोथ आप इंक्रीज करो, वेलफेयर अपने आप बढ़ जाएगा। नाउ दिस इज अ assumption which might not be right, which might not be correct, है ना। तो ये चीज आपको लेकर के चलनी थी। ये भी एक इशू है जो कि इस बार के बजट में बहुत ज्यादा देखने को मिला है, ठीक है ना। एंड बजट सेट्स आउट सम ग्रैंड प्लान्स एंड डज नॉट प्रोवाइड द प्रिसाइज मैकेनिज्म्स टू अचीव दोस। ग्रैंड प्लान्स तो हैं, लेकिन अचीव कैसे होगा ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक और चीज ऑथर ने बोली, एक अच्छी चीज बोली कि एक चीज तो क्लियर है, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बजट में देखा गया कि जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन था, चाहे वो असम हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, उन हर स्टेट्स में आउटले ज्यादा है। और ऐसे में अगर आप पूरे वन नेशन वन इलेक्शन कर देते तो बजट आता तो सारे स्टेट्स को देने जाते आप, तब क्या होता, कोई जीतता
कोई हारता, किसी को मिलता, किसी को नहीं मिलता। तो वही चीज़ ऑथर ने बोली है, कम से कम अलग अलग टाइम में होता है तो कम से कम सबको मिलता तो रहता है बजट में, है ना। लेकिन अगर एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन कर दोगे तो किसको किसको दे पाएंगे, है ना। कुछ लूज कर जाएंगे, कुछ विन कर जाएंगे, ठीक है ना। एंड एक और चीज़ ऑथर ने बोली कि स्टॉक मार्केट जो है उससे आप ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई कि स्टॉक मार्केट आपकी जो नॉर्मल रेगुलर इनकम होती है, रेगुलर बैंकिंग ऑपरेशंस, इन सबसे डिफरेंट चलता है, ठीक है ना। वो भी क्लियर है क्योंकि हमारे यहाँ जब सब कुछ डाउनफॉल पे था तो स्टॉक मार्केट वहीं पे ग्रो कर रहा है ना। तो दीज आर द इश्यूज व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे जस्टिस डिलेड लिखा हुआ है कि यहाँ पे जुडिशरी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों इतने ज़्यादा जो मतलब केसेस हैं वो पेंडिंग है। उसका पहला रीज़न है कि पोजीशंस आर पेंडिंग। मतलब ओवर 70% ऑफ हाई कोर्ट जज पोजीशंस वर वैकेंट इन आंध्र प्रदेश, ओवर 30% ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट जज पोजीशंस वर वैकेंट इन उत्तर प्रदेश 2018-19 में। एंड तमिलनाडु हैड द लोएस्ट हाई कोर्ट जज वैकेंसी एंड महाराष्ट्र हैज़ द लोएस्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट वैकेंसी। मतलब अगर तमिलनाडु और आपका महाराष्ट्र छोड़ दो तो बाकी स्टेट में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इनमें भी है लेकिन इनमें कम है, बाकी में बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट ऑथर ने कहा कि 70% हाई कोर्ट जज पोजीशन वैकेंट है आंध्र प्रदेश में, अगर आप देखो तो, ठीक है ना। दूसरा जो रीज़न है वो है केसेस पेंडिंग। बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। ओवर 15% ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट केसेस आर इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा वर पेंडिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स। 10 सालों से ज़्यादा पेंडिंग है। आप सोचो 10 सालों से अगर पेंडिंग है तो फिर जस्टिस क्या ही मिलेगा, है ना। इसके बाद अगर आप देखो कि तीसरा जो रीज़न है वो है स्पेंडिंग ऑन जुडिशरी। स्पेंडिंग ऑन जुडिशरी जो है स्टेट्स में वो डिक्रीज हुई है, इट हैज़ डिक्रीज्ड। स्पेंडिंग ऑन जुडिशरी हैज़ डिक्रीज्ड। एंड चौथा है कि ऑक्यूपेंसी, यानी कि जो क्राउडिंग है, ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है प्रिजन्स में। 168% की ओवर क्राउडिंग बहुत सारे स्टेट्स में है। मतलब कि 100 लोगों की जगह में 168 लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो बात चल रही है वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की चल रही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या करता है, इट रैंकिंग स्टेट्स ऑन पुलिस, जुडिशरी एंड प्रिजन एंड लीगल एड। ये रैंकिंग करता है स्टेट्स को पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन एंड लीगल एड के बेसिस पे। टाटा ट्रस्ट की रिपोर्ट है 2021 की, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, याद रखिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, एक होमवर्क मैं आपको ज़रूर देता हूँ, यूएपीए के बारे में लिख के था। अभी रीसेंट अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं, व्हाट आर द रीसेंट अमेंडमेंट्स इन यूएपीए। मैंने कई बार बताया है, हिंट दे देता हूँ, एनआईए को पावर दी गई है ज़्यादा, है ना, टेररिस्ट घोषित करने की पावर दे दी गई है। ये सारी चीज़ें यूएपीए में रिसेंटली हुई है। आप मुझे डिटेल में बताइए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन टू यू, आप बताइएगा। अगली जो न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं, ईसीटी फियास्को। हुआ क्या है कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का जो प्रोजेक्ट है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का जो प्रोजेक्ट है कोलंबो पोर्ट का, वो श्रीलंका ने बोला है कि अब वो पूरा का पूरा एसएलपीए, यानी कि जो श्रीलंका की बॉडी है, यानी कि श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी जो है एसएलपीए, वो होल्ड करेगी 100%। पहले प्रोजेक्ट ये था कि ईसीटी में 51% होल्ड करेगी एसएलपीए और 49% होल्ड करेगा इंडिया और जापान, इंडिया प्लस जापान। लेकिन अब पता नहीं कौन से प्रेशर में आकर के श्रीलंका ने बोला है कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल तो भूल जाओ, हाँ वेस्ट कंटेनर टर्मिनल हम आपको देंगे। तो अब वो तो बात की बात हो गई, है ना। लेकिन वही वाली बात है, अब ये दूसरी बार ऐसा हुआ है रिसेंटली कि एक प्रोजेक्ट गया है जापान से। पहले उन्होंने जापान लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम जो था, लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम का प्रोजेक्ट, वो जापान से लिया था और अब उन्होंने इंडिया और जापान दोनों को हटा दिया है फ्रॉम द ईस्ट कंटेनर। मतलब मजाक चल रहा है क्या श्रीलंका, मतलब कि श्रीलंका को अब उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम हो कहाँ पे। श्रीलंका को उसकी वो याद दिलानी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना आप लोग, तो वो याद दिलानी पड़ेगी। अब जल जीवन मिशन टू हेल्प रिवाइव अर्बन वाटर बॉडीज़। जल जीवन मिशन जो है उससे अर्बन वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करने का प्लान है बेसिकली पाइपलाइन में। और इस कारण से जो बजट एलोकेशन है उसमें 20% जो उसका यूज़ किया जाएगा वो रिजुवनेशन ऑफ द वाटर बॉडीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है, रिजुवनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। एंड 20% ऑफ द सप्लाई फ्रॉम रीयूज्ड वाटर, द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री सेट। तो वाटर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो कह रही है कि जल जीवन मिशन के थ्रू जो पानी की वाटर बॉडीज़ उनको रिवाइव, रिजुवनेट करने का काम किया जाएगा, ठीक है ना। एंड दिस विल बी डन टू बूस्ट द सस्टेनेबल फ्रेश वाटर सप्लाई एंड क्रिएशन ऑफ ग्रीन स्पेसेस। तो ग्रीन स्पेसेस को क्रिएट करने में और बेसिकली फ्रेश वाटर सप्लाई सबको मिल पाए, इस कारण से किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे मेट्रो नियो और मेट्रो लाइट टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक होती है मेट्रो नियो। मेट्रो नियो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो कि लो कॉस्ट, एनर्जी एफिशिएंट, इको फ्रेंडली अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज।
दे आर लाइटर एंड स्मॉलर देन कन्वेंशनल मेट्रो ट्रेन, ये छोटे होते हैं देन कन्वेंशनल मेट्रो ट्रेन, एंड इनकी कॉस्ट जो लगती है वो 25% लगती है केवल। जो कन्वेंशनल सिस्टम की कॉस्ट है अगर वो 100 रुपये है तो समझ लो मेट्रो नियो आपका 25 रुपये में लग जाएगा, लेकिन मेट्रो लाइट आपका 40 रुपये में लगेगा। तो मेट्रो लाइट 40% रहता है, मेट्रो नियो आपका 25% रहता है, ठीक है ना। एंड मेट्रो नियो जो रहता है इट विल नॉट रन ऑन ट्रैक्स, ये मेट्रो नियो ट्रैक पे नहीं रन करता, ये रोड पे रन करता है। एंड इट इज सूटेबल फॉर प्लेसेस वेयर ट्रैफिक डिमांड इज अराउंड 8000 पैसेंजर्स वन वे इन पीक टाइम, ठीक है ना। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिजाइन किया है। मेट्रो लाइट दूसरा है जहाँ पे आपको बेसिकली लाइट अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम है, इसके लिए आपको सेपरेट वो चाहिए रहता है ना, एंड डेडिकेटेड पाथ चाहिए रहता है फॉर सेग्रीगेशन फ्रॉम द रोड ट्रैफिक, आपको रोड ट्रैफिक से सेग्रीगेट करके रखना पड़ता है। एंड इसमें जो 40% ऑफ द कॉस्ट रहती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ 40% ऑफ द कॉस्ट रहती है, ठीक है ना। एंड ये दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो, याद रखेगा। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल वाली बात भी हमने डिस्कस कर लिया, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। फिर मिलिट्री ने कू क्यों की है म्यांमार में, इसलिए की क्योंकि उनको इलेक्शंस में धांधली लग रही थी और उनको लग रहा था कि ऑंग सैन सू की ज़्यादा फेमस होती जा रही हैं और उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी। याद रखेगा कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2008 में मिलिट्री नहीं बनाया था, दे हैव रिटन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2008 मिलिट्री ने, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिलिट्री को पावर दे रखी है। मतलब उन्होंने ये कह रखा है कि 25% जो टोटल सीट है पार्लियामेंट की वो मिलिट्री को सर्व की जाएंगी, ठीक है ना। और डिफेंस एंड इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है म्यांमार में वो मिलिट्री ऑलरेडी सर्व कर रही है। फिर उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको मिलिट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपका पति और आपके बच्चे वो म्यांमार के होने चाहिए, फॉरेन के नहीं होने चाहिए, जो कि यहाँ पे केस नहीं है क्योंकि जो ऑंग सैन सू की के बच्चे हैं वो दोनों ब्रिटिश सिटीजनशिप के, इसलिए प्रेसिडेंट नहीं बन सकती थी ऑंग सैन सू की, ठीक है ना। तो ये भी आपको चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।